ये कहानी उस वक्त की है जब चारों तरफ से भारत छोड़ो आंदोलन तेजी पकड़ चुका था। हर तरफ भारत आज़ाद और इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद थे। मानो लगता था हमें किसी वक्त भी आज़ादी मिल सकती है। लेकिन अभी कुछ और इंतजार करना था। कुछ देशभक्त और शहीद होने थे। उनमें से एक क्रांतिकारी भगत सिंह थे, जिन्होंने अपनी युवा उम्र में ही ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी थी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है ये वीडियो लास्ट तक देखें। मैं मोहम्मद शोएब एक बार फिर मैं आपका खुशामदीद करता हूं ट्रू वर्ड्स नेटवर्क पर। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की सुबह किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पिछली रात भारी आंधी और बरसात से ये सुबह और भी ज्यादा सुहानी हो गई थी। लेकिन उस सुबह में एक अलग सा खौफ था। ये वही लोग महसूस कर सकते थे जो शहीद भगत सिंह को बहुत करीब से जानते थे या उनके बहुत ज्यादा करीबी थे। लेकिन जेल के उन कैदियों को कुछ अजीब सा लगा जब 4 बजे वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरी में चले जाएं। उन्होंने इसकी कोई वजह तो नहीं बताई थी, बस यही कहा था कि ऊपर से आदेश हैं। लेकिन कैदी ये सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। जेल का नाई फुसफुसाते हुए निकला कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होनी है। जेल के कैदियों ने नाई बरकत से गुहार की कि उन्हें भगत सिंह की कोई भी निशानी, कमीज, कंगा, जूते, घड़ी या वो सामान ला दें, ताकि वो अपने पोते या पोतियों को दिखा सकें कि वो भी किसी वक्त भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत वापस कोठरी में गया और भगत सिंह का कंगा और पेन ले आया, लेकिन सारे कैदियों में उस पर अधिकार की होड़ लग गई। इस परेशानी का एक ही हल था कि भगत सिंह की चीजों का लकी ड्रा निकाला जाए, ताकि इस मुश्किल से निजात मिल पाए, क्योंकि चीजों का कम होना और उस पर अधिकार जताने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अब सब कैदी चुप हो गए थे। उनकी निगाहें कोठरी से बाहर अब उन जेल के उन गलियारों पर थी जहां से फांसी पर ले जाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जाना था। एक बार पहले भगत सिंह जेल के उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीम सिंह सच्चर ने गुस्से में आकर और भरी आंखों से उनसे पूछा था कि आपने और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी में केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। तो भगत सिंह का जवाब था कि इनकलाबियों को शहीद होना पड़ता है, क्योंकि उनके शहीद होने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील करने से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैर ख्वाह थे और उनसे जो भी हो सकता था वो भगत सिंह और उनके साथियों के लिए क्या करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारिका दास लाइब्रेरी से किताबें निकालकर लाहौर जेल में पहुंचाई जाती थी। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले चमन लाल अपनी भगत सिंह डॉक्यूमेंट्री में लिखते हैं कि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने अपने साथी, स्कूल के साथी जयदेव गुप्ता को लिखा था कि उनके लिए गार्ली लेफ्टी मिलिट्रिज्म, लेमन लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और अपटन सिल्करेर का उपन्यास द स्काई कुलवीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह अब जेल की खतरनाक जिंदगी के आदी हो चुके थे, क्योंकि उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगाई थी। ये कोठरी बस इतनी बड़ी थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का जिस्म ही समा पाए। भगत सिंह के फांसी दिए जाने से पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आए थे। प्राणनाथ ने बाद में लिखा, भगत सिंह अपनी छोटी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर प्राणनाथ का इस्तकबाल किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उन्हीं के सामने उसे पढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब उनके पास वक्त बहुत कम है। मेहता ने उनसे सवाल किया कि आप इस मुल्क को कोई संदेश देना चाहते हैं। तो उन्होंने किताब से ध्यान हटाए बिना कहा कि बस यही 2 संदेश हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद उन्होंने मेहता से कहा कि वो नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस को मेरे शुक्रिया अदा कर दें कि उन्होंने मेरे केस में गहरी दिलचस्पी ली थी। भगत सिंह के साथ ही रहे शिव वर्मा ने अपनी किताब रिमाइंसेंस ऑफ फिलो रेवोल्यूशनरीज में लिखते हैं कि मैं भी उसी जेल में था जिसमें भगत सिंह को रखा गया था। एक बार शाम जेल के ताले खोले गए और हमसे बाहर निकलने को कहा गया। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी दी जाने से पहले उस जेल से हमें हटा दिया जाए। गेट की तरफ जाने से पहले हमसे जेल अधिकारी ने हमसे पूछा कि तुम अपनों कॉमरोडों से मिलना चाहोगे। उसके बाद हमें भगत सिंह की कोठरी के पास ले जाया गया। उन्हें देखते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने मुझसे कहा, जल्द ही मैं हर मुश्किल से आजाद हो जाऊंगा, तुम वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। इतना कहकर उन्होंने हाथ बाहर निकाले और मेरे हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही जेल अधिकारी ने यह नजारा देखा वो चिल्लाया कि अब जाओ। ये भगत सिंह से मेरी आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे कि हम जल्द मिलेंगे। उसके बाद वो सुखदेव के पास पहुंचे, जिन्होंने मेहता को याद दिलाया कि वो जेलर से कैरम बोर्ड ले लें, जो उन्होंने जेलर को कुछ ही महीने पहले दिया था।
मेहता के जाने के बाद जेलर ने तीनों क्रांतिकारियों को बताया कि उन्हें वक्त से पहले 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उन्हें उसी दिन शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मेहता द्वारा दी गई किताब के वो अभी कुछ पन्ने ही पढ़े थे। उन्होंने जेलर से कहा कि आप इस किताब का एक भी अध्याय मुझे नहीं पढ़ने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वो मुझे फांसी दी जाने से पहले शाम को घर से बना खाना ला दे, लेकिन बेबे भगत सिंह की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला हो गया था और बेबे को जेल के अंदर ही घुसने नहीं दिया गया था। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी देने के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। तीनों ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपना प्रिय गीत गाने। कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आजाद होंगे, ये अपनी जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। इसके बाद तीनों का वजन लिया गया, लेकिन सबके वजन बढ़ चुके थे। उसके बाद सबको नहाने के लिए बोला गया। काले कपड़े पहनाने के बाद चेहरे खुले रखे गए। वार्डन चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में कहा कि तुम वाहेगुरु को याद कर लो। भगत सिंह ने कहा कि पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया और गरीबों के लिए उसको मैंने कोसा है। अगर मैं माफी मांगता हूं तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका आखिरी वक्त है तो ये माफी मांग रहा है। जैसे ही घड़ी के 6 बजे जेल के कैदियों ने दूर से आती आवाजें सुनी। शायद वो सिपाहियों की बूट की आवाजें थीं। साथ में एक धुन भी सुनाई दे रही थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जान कितनी बाजुए कातिल में है। तभी जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद होने की नारे सुनाई देने लगे। वो फांसी का तख्ता काफी पुराना था, लेकिन मसी जल्लाद जो लाहौर के बादशाह दराह से बुलाया गया था काफी हट्टा कट्टा था। भगत सिंह इन तीनों के बीच खड़े थे और अपनी वालिदा को दिए गए वादे को पूरा करना चाहते थे, जो उन्होंने कुछ ही दिन पहले कहा था कि फांसी के वक्त वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भगत सिंह पर एक और किताब लिखने वाले बलविंदर सिंह जीत सिंह लिखते हैं कि लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल करीब था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था कि उनकी आवाज पिंडी दास सोंधी के घर तक सुनाई दी थी। भगत सिंह की आवाज सुनकर जेल के दूसरे कैदी भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों के गले में रस्सी डाली गई, उनके हाथ पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। तभी सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को हटा दिया गया। काफी देर तक उनके शव सूली पर लटके रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टर्स कर्नल जे नेल्सन और कर्नल एनएस सूधी ने उन शवों को मृत घोषित किया। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फेयर में लिखते हैं कि एक जेल अधिकारी पर इसका इतना असर हुआ कि उससे कहा गया कि मृतकों की पहचान करे, तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो उसे फौरन बर्खास्त कर दिया गया। बाद में एक जूनियर अधिकारी ने इस काम को अंजाम। पहले योजना थी कि सबका अंतिम संस्कार जेल के ही अंदर किया जाएगा, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि जेल अधिकारी को डर सताने लगा था कि जेल से धुआं उठता देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला न कर दे। इसलिए पिछली दीवार तोड़कर जेल के अंदर ट्रक लाया गया और उस पर बहुत अपमान तरीके से तीनों शवों को लाद दिया गया। पहले तय किया गया था कि तीनों का अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में कम पानी होने की वजह से सतलुज नदी के किनारे अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया। उनके शवों को सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया। तब रात के 10 बज चुके थे। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी कसूर सूरदर्शन कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरत को बुला लाए। अभी उनके शरीरों को मुखानी दी ही गई थी कि लोगों को इसकी भनक लग गई। जैसे ही ब्रिटिश सिपाहियों ने भीड़ को अपनी तरफ आते देखा, वो अपने वाहनों की तरफ भाग खड़े हुए। सारी रात गांव के लोगों ने उन अधजले शवों का चारों तरफ से पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों पर नोटिस चिपका दिए गए, जिसमें बताया गया था कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का सतलुज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस खबर पर लोगों ने कड़ा एतराज किया और उनका कहना था कि अंतिम संस्कार तो दूर, उन्हें पूरी तरह से जलाया भी नहीं गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया। इन तीनों शहीदों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस लाहौर के नीला गुंबद से शुरू हुआ, जिसमें पुरुषों ने विरोध शोक के लिए अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधी हुई थी और महिलाओं ने काली साड़ी पहनी हुई थी
और सबके हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के माल से शुरू हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच जा रुका। उसी वक्त उस भीड़ में सन्नाटा छा गया कि जब ऐलान किया गया कि भगत सिंह का परिवार तीनों के अध जले शवों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच चुका है। जैसे ही फूलों से ढके ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं पर एक अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नज्म पढ़ी जिसके शब्द थे कि किस तरह इन शहीदों के अध जले शवों को खुले आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया। उधर फांसी के बाद वार्डन चरत सिंह अपने सुस्त कदमों के साथ कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल की नौकरी में उन्होंने सैकड़ों फांसियां होती देखी थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी मौत को इतनी खूबसूरती और बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना इन तीनों शहीदों ने मौत को गले लगाया था। उस वक्त किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था कि आज से 16 साल बाद इन तीनों की शहादत ब्रिटिश एम्पायर के खात्मे की वजह बनेगी और इस जमीन से हमेशा के लिए ब्रिटिश सैनिकों की जुल्म की कहानी का अंत हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ इसको लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारा हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस बेल आइकन ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हम लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। शब खैर।